तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था एक जगह की भाई आउट ऑफ महाराष्ट्र में या आउट ऑफ इंडिया में कोई मराठी लैंग्वेज के स्कूल्स है क्या। तो मुझे इतनी अमेजिंग बातें पता चली कि गुजरात स्टेट में मराठी लैंग्वेज के स्कूल्स है, उसके बाद कर्नाटक स्टेट में मराठी लैंग्वेज के स्कूल्स है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उस कंट्री में मराठी लैंग्वेज के बहुत सारे स्कूल्स हैं। नमस्कार। डिजिटल टीचर की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं पुणे जिले के सरकारी स्कूल से विभूति सर। हाल ही में आपको नेशनल आईसीटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा बट्टों पर काम करने वाले बच्चों के मनोरंजक शिक्षा का आयाम रखा है। चलिए जानते हैं विभूति सर की कहानी उनके ही जुबानी। सर, डिजिटल टीचर की कहानी में आपका स्वागत है और आपको नेशनल आईसीटी अवार्ड मिला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं सभी अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं और डिजिटल टीचर ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के सभी जो प्लेयर्स हैं, हमारे भाई बहन है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। सर, आपके प्रोफाइल में हमने पढ़ा है कि लर्निंग विद एलेक्सा प्रोजेक्ट आपने किया है, तो सर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइएगा और इससे बच्चों की पढ़ाई में कैसे मदद मिल रहा है। लर्निंग विद एलेक्सा एक प्रोजेक्ट के पहले मैं थोड़ा सा हमारे स्कूल का बैकग्राउंड आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल है स्टैंडर्ड 1st to 7th है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सभी ईटा भट्टी मतलब ब्रिक फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं और उनके लिए उनका जो रूटीन होता है तो वो ऐसे फिक्स नहीं होता है। वो जो स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, तो वो सुबह उठकर ही ईट भट्टी पे जो ईटा भट्टी जो होती है उस पे काम करने लगते हैं। तो हमारे सामने बहुत ही एक पहला चैलेंज ये था कि उनको स्कूल में दाखिल करने के बाद उनकी जो हर रोज अटेंडेंस होती है वो अटेंडेंस भी हमें एक्वायर करनी थी। हर रोज वो स्टूडेंट स्कूल में आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं तो वो बहुत ही पुअर होते हैं। मतलब पोअरिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन फैक्ट्री वर्कर्स। तो वहाँ के जो पेरेंट्स को उनका जो माइंड रिफ्रेश कराना है, तो उनके मन में एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देना है, तो ये सभी बातें चैलेंज के तौर पर हमारे सामने थी। तो एक मनोरंजन के तौर पर, फनी वे ऑफ लर्निंग के तौर पर उन्हें स्कूल में लाने के लिए तो मैंने एक लर्निंग विद एलेक्सा प्रोजेक्ट स्कूल में शुरू किया। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा था कि एलेक्सा नाम का एक डिवाइस आता है जो 3 भाषाओं में बातचीत कर सकता है। तो उसका पर्पज ऐसा था, बेसिक पर्पज ऐसा था कि जो रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को रीजनल लैंग्वेज मतलब जो मराठी बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स दूसरे स्टेट से होते हैं, वो कभी हिंदी बोलते हैं, कोई स्टूडेंट्स होते हैं तो बंगाली भी बोलते हैं, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना, उसमें फ्लुएंसी लाना और उसके साथ साथ उनकी वोकैबुलरी बढ़ाना। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। इस पर्पस को पूरा करने के लिए हमने लर्निंग विद एलेक्सा एक प्रोजेक्ट हमारे स्कूल में शुरू किया। तो एलेक्सा नाम का एक डिवाइस जो मिलता है, तो मैंने उसको स्कूल में लाके एक मैंने क्यूब में उसे फिट किया और बच्चों को बोला कि भाई ये एलेक्सा है, रोबोट है, आप उससे सवाल कीजिए। तो जैसे कि सभी को टेक्नोलॉजी का एक अट्रैक्शन होता है, तो सभी बच्चों को मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स को एक अट्रैक्शन, अरे भाई रोबोट हमारे स्कूल में आया तो चलो इसके साथ फन करते हैं। मगर उनको प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको जो एलेक्सा को तो रीजनल लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी उनको। मैं स्टूडेंट्स को बोला कि भाई आपको इससे अंग्रेजी में सवाल करना है। तो स्टूडेंट्स को शुरू में थोड़ा सा हट गया कि भाई अंग्रेजी जो वोकैबुलरी उनकी कम थी, उनको WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो ये सब उनसे थोड़ा सा मतलब उन्हें सब ये स्किल्स जो डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगा। मगर एक अनफॉर्मली एजुकेशन नाम का एक कंसेप्ट है कि जो भाई हमें
सीखना तो है मगर अनफॉर्मल वे से सीखना है कि चलो क्लासरूम में बैठ के रट्टा मार के उनके जो प्रिंसिपल्स है रूल्स है वो मतलब उनको रट्टा मार के बिना पढ़ते हुए एक नेचुरल वे से मतलब कम्युनिकेशन के बेसिस पे स्पीकिंग के बेसिस पे एक अंग्रेजी पढ़ने का एक कंसेप्ट है। तो वही कंसेप्ट मैंने लर्निंग विद एलेक्सा में इम्प्रूव किया। तो उसमें स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि भाई ये रोबोट है, आप इनसे सवाल करो। तो स्टूडेंट्स के सामने पहला ये क्वेश्चन था कि हम क्वेश्चन कैसे बिल्ड करें, हमारी वोकैबुलरी उतनी नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली बच्चे धीरे धीरे अपने आप सीखने लगे। मैं स्टूडेंट्स को बोलता था कि कल आपको एलेक्सा को सवाल पूछना है तो आप 10 सवाल आप लिख कर लाओ। तो ऐसा होता था कि वो बच्चे स्टूडेंट्स घर में जाते थे और उनको मम्मी को पापा को या उनके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पूछते थे कि हमारे स्कूल में तो हमें सवाल पूछना है तो हमें आप लिख कर दे दो। तो उनको एक सवाल पूछने का जो अट्रैक्शन उनके मन में निर्माण हो गया। तो हर दिन बच्चे 10-10, 5-5, 10-10, 15-15 सवाल लिख कर लाते थे, अलेक्सा को पूछते थे, अलेक्सा उनको जवाब देती थी। तो ये एक नेचुरल वे से अनफॉर्चुनेटली वे से अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल में क्वेश्चन बिल्डिंग स्किल में बहुत ही बढ़ोतरी स्टूडेंट्स में मुझे दिखाई दी। सर, हम आपके इनिशिएटिव संवाद ग्लोबल मराठी स्कूल के साथ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। संवाद मराठी शाळांचा मतलब कोलैबोरेशन ऑफ मराठी लैंग्वेज स्कूल्स वर्ल्ड वाइड। तो ये जो प्रोजेक्ट हमारे स्कूल में शुरू था, आज भी शुरू है, उस प्रोजेक्ट का जो निर्माण है, उद्यम है, मैं ऐसे आपको बोलूँगा कि 27 फरवरी को मराठी राजभाषा दिन करके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। मराठी राजभाषा दिन उसे कहते हैं। तो उस दिन मुझे ऐसा एक कंसेप्ट मेरे मन में आया कि भाई महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, हम डे टू डे रूटीन में मराठी बोलते हैं। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड में मराठी लैंग्वेज की क्या कंडीशन है। तो ये ढूंढते ढूंढते हुए इस प्रोजेक्ट का मतलब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तो मैं ऐसे ही ढूंढ रहा था एक जगह कि भाई आउट ऑफ महाराष्ट्र में या आउट ऑफ इंडिया में कोई मराठी लैंग्वेज के स्कूल्स है क्या। तो मुझे इतनी अमेजिंग बातें पता चली कि गुजरात स्टेट में मराठी लैंग्वेज के स्कूल्स है, उसके बाद कर्नाटक स्टेट में मराठी लैंग्वेज के स्कूल्स है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उस कंट्री में मराठी लैंग्वेज के बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो मैंने इस सभी स्कूल से कांटेक्ट किया, उनका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, उसको नाम दिया संवाद मराठी शाला। तो उसका बेनिफिट ऐसा हुआ कि जब मैंने बाहरी स्टेट से और ऑस्ट्रेलिया के स्कूल के टीचर से मैंने कोलैबोरेशन किया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो महाराष्ट्र से जो मराठी लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज के नेटिव प्लेस से हमें वीडियो कॉल आता है, उनसे हमें बातचीत करने का मौका मिलता है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत खुशी हुई। और हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनको तो इतना अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट कि दूसरे देश में मराठी लैंग्वेज के स्कूल्स हैं और वो महाराष्ट्र के कल्चर को इम्प्रूव कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा कल्चरल एक्सचेंज था। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में हम ऑस्ट्रेलिया के वेस्टमेड एरिया है, ऑस्ट्रेलिया में वेस्टमेड नाम का एक एरिया है, तो उस एरिया के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की उनको परमिशन रीजनल लैंग्वेज स्कूल इस हेडिंग के नीचे, तो उनसे हम टाइप इन द क्लासरूम के माध्यम से कनेक्ट हुए। तो उस दिन पहला हमारे सामने एक चैलेंज था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इन दोनों के बीच में 4 घंटे का डिफरेंस है। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि इंडिया में मतलब हमारे स्कूल में सुबह के 10 साढ़े 10 बजे थे और ऑस्ट्रेलिया के उस स्कूल में दोपहर के 2 बजे। तो उस दिन ऐसा हुआ हमारे स्कूल में से हमने स्काइप के द्वारा उनको वीडियो कॉलिंग किया। तो उनके स्टूडेंट्स भी रेडी ही थे, हमारे स्टूडेंट्स रेडी थे।
और हमारे सेशन की शुरुआत इंडियन नेशनल एंथम से हुई। और इस इंडियन नेशनल एंथम जब शुरू हो गया तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स खड़े हो गए और ऑस्ट्रेलियन स्कूल के स्टूडेंट्स भी खड़े रहकर एक रिस्पेक्ट एक दूसरे को दे रहे। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमने स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट किया। तो उसके बाद मुहावरे कहावतें होती है जो अलग अलग लैंग्वेज के फोनेटिक्स होते हैं। तो ये सभी बातें स्टूडेंट्स ने आपस में एक के साथ उसके लेन देन हो गई। तो एक फनी वे से मराठी लैंग्वेज के लिए काम हम कर रहे थे। तो फनी वे से स्टूडेंट्स भी लैंग्वेज सीख रहे थे। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स ने जो मुहावरे होते हैं, अगर मराठी में हम बोलते हैं तो पळसाला पाणी पिणं, तो ऐसे अलग अलग मराठी लैंग्वेज के मुहावरे कहावतें, तो ये सब हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन स्कूल के स्टूडेंट्स को बोल रहे थे, पूछ रहे थे। जब हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स मराठी एक पोएम है धरतीची आम्ही लेकर, तो ये मराठी पोएम जब गा रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स उस गाने पे डांस कर रहे। तो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेटिव सेशन था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन उस स्कूल में जो गणेश उत्सव मनाया जाता है और लेजिम नाम का एक स्पोर्ट्स होता है, तो वो स्पोर्ट लेजिम ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स खेलते हैं। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हमें उस दिन पता चली। तो ये कल्चरल एक्सचेंज भी हम उसको मानेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ उस दिन हम सभी जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, ये कंक्लूजन हमने निकाला कि टेक्नोलॉजी जो है तो जो बियॉन्ड द क्लासरूम काम करती है और उससे जियोग्राफिकल या कोई जात या धर्म का जो भेदभाव होता है वो हम पार करके बियॉन्ड उसके जाके एजुकेशन एक्सचेंज थ्रू टेक्नोलॉजी कर सके। सर, आपके स्कूल के आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीएसआर और कम्युनिटी से कैसे जुड़े आप? जब मैं मेरे स्कूल में पहला दिन मुझे आज भी याद है कि जब मेरे स्कूल में मैं ज्वाइन हुआ था तो हमारे स्कूल में स्कूल के सामने एक ऐसा पानी का मतलब पॉन्ड था, बहुत सारा ऐसा पानी रुका हुआ था, कीचड़ भी बहुत सारा था, क्लासरूम भी इतने कुछ खास नहीं था, ऐसे पुरानी बिल्डिंग हमारी थी। तो ज्वाइन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो जो कंडीशन है इसे तो हमें चेंज करना चाहिए। तो वहाँ पे जो लैंड मालिक है स्कूल के बाजू में जो प्राइवेट जगह है, उस जगह पे मालिक और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्लैशेस था। तो हमने स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सभी टीचर्स और हेडमास्टर उस लैंड ओनर को जाके मिले, उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि भाई हमें इस स्कूल को चेंज करना है, क्लासरूम अलग अलग से कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप हमें परमिशन दीजिए। तो शुरू में वो नहीं बोल रहे थे, मगर उनका माइंड रिफ्रेश करने के लिए हमें 6 महीने 8 महीने लग गए। आखिरकार उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली और हमें स्कूल की कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन दी। तो हमारे सामने दूसरा चैलेंज ऐसा था कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल की क्लासरूम हमें लेने के लिए तो बहुत सारा प्रोसीजर, तो उतना देर हमें नहीं रुकना था। तो हमारे जो विलेज है उस विलेज के आजू बाजू में बहुत सारे इंडस्ट्रियल मतलब एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हम कंपनियों से जाके मिले सभी टीचर्स को, रिक्वेस्ट की उनसे, उनको लेटर दिया कि भाई हमारे गवर्नमेंट का स्कूल है तो आप हमारे स्कूल को सीएसआर के अंदर फंडिंग की। तो वो भी हमारे स्कूल को उन्होंने 2-3 बार विजिट किया कि क्लासरूम की जरूरत है कि या नहीं। तो उसके बाद उन्होंने हमारे स्कूल को एक आईसीटी लैब डोनेट किया जिसकी कीमत आज है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपीज की आईसीटी लैब उन्होंने हमारे स्कूल को डोनेट किया। तो उसमें 15 कंप्यूटर है, एसी एयर कंडीशनर्स 2 है, बैटरी बैकअप है और बहुत सारी चीजें, बेंचेस है। तो इतनी सारी चीजें उस कंपनी ने हमें डोनेट किया। तो वहीं से हमारा आईसीटी लैब का काम शुरू हुआ। आज हमारे स्कूल में और 2 कंपनी से और लोकल गवर्नमेंट जो होती है ग्राम पंचायत उसे बोलते हैं, उसके माध्यम से हमारे स्कूल में आज 40 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मतलब आज तक हमारे स्कूल में हम सभी टीचर्स ने मिलकर 70 लाख रुपए का ये सब फंडिंग, क्राउड फंडिंग जो कम्युनिटी फंडिंग बोलते हैं उसे, तो 70 लाख रुपीज का हमने क्राउड फंडिंग हमारे स्कूल को मिला। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मेरी वजह से मिला है, इसमें सभी टीचर्स का योगदान। सर, हमने आपकी स्टोरी से जाना
कि आप अलग-अलग तरीके से आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हो। तो सर फिर आप आईसीटी के बारे में कहाँ से सीखते हैं? प्रोफेशनल लर्निंग एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो मैं हमेशा सर्च करते रहता हूँ कि एजुकेशन फील्ड में नया क्या-क्या आ रहा है, नए ट्रेंड्स कौन से एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं। तो उस ट्रेंड से हमें रूबरू होना चाहिए। नए-नए ट्रेंड्स जो होते हैं, नए-नए स्किल्स जो होते हैं, वो टीचर्स को हमें अपग्रेड रखने के लिए, खुद को अपग्रेड रखने के लिए, वो नई-नई बातें हमें हमेशा ढूँढते रहने चाहिए और हमें नई-नई बातें हमेशा सीखते रहने चाहिए। तो मैं हमेशा गूगल पे सर्च करते रहता हूँ कि एजुकेशन में कौन-कौन से नए ट्रेंड्स आते हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड में या पूरे देश में ऐसे कौन से अलग-अलग टूल्स हैं, अलग-अलग मेथड्स या टेक्निक्स हैं जो एजुकेशन में यूज़ किए जा रहे हैं। तो मैं हमेशा ऐसे अपडेट लेते रहता हूँ, अलग-अलग मैगज़ीन्स में पढ़ते रहता हूँ। उसमें से मुझे आईसीटी टूल्स के बारे में नॉलेज बहुत सारी मिलती है। हमेशा मैं पिछले 4-5 साल से खुद को अपग्रेड रखने के लिए अपनी जो ईयरली सैलरी होती है उसमें से 5% की जो अमाउंट होती है, तो वो खुद को अपग्रेड रखने के लिए अलग-अलग टूल्स को सीखने के लिए, अलग-अलग डिवाइसेस को सीखने के लिए उसको रिजर्व रखना। तो उतना एक्सपेंसिव अगर हम उस टेक्नोलॉजी के टूल्स पे अगर करेंगे, शिक्षा लेने के लिए करेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी का खुद शिक्षा लेंगे तो ही आप स्टूडेंट्स तक वो पहुँचा सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि हर टीचर को भी ऐसा करना चाहिए कि अपनी जो ईयरली सैलरी मिलती है उसमें से 1%, 5%, 10% जो सैलरी है वो खुद को अपग्रेड रखने के लिए खर्चा करना चाहिए। सर अभी तक के जर्नी में आपकी क्या-क्या अचीवमेंट्स रहे हैं सर? पहली तो मेरे स्कूल्स के बारे में मैं आपको अचीवमेंट बताना चाहूँगा। एक ग्लोबल स्कूल नेटवर्क करके बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे स्कूल को मिली है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी हमारे स्कूल को और मुझे सर्टिफाइड किया है। माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर इस नाम से सर्टिफाइड किया है। उसके बाद यूनेस्को का एक एजेंडा है जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 ऐसे बोला जाता है। तो उसका मैं एज अ एम्बेसडर मुझे यूनेस्को ने चुना है। उसके बाद इसी साल पिछले महीने ही मुझे नेशनल आईसीटी अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिला। सर डिजिटल टीचर की कहानी के अगले एपिसोड में आप किसे नॉमिनेट करना चाहोगे? डिजिटल टीचर इस कहानी में एक टीचर है, हरीश हजारे करके एक टीचर है जो हमारे लिए तहसील में काम करते हैं। दूसरे एक टीचर है अभिनव भोसले जो फिलहाल एससीईआरटी में काम करते हैं, मगर वो टीचर है जो स्कूल पर भी पहले काम करते थे। तो इन दोनों टीचर्स की खासियत ये है कि दोनों टीचर्स नए-नए जो ट्रेंड्स आते हैं उनसे रूबरू होते हैं, नई-नई बातें सीखते रहते हैं और स्टूडेंट्स को ये नई-नई बातें स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं ये 2 टीचर्स को नॉमिनेट करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज की कहानी आपको पसंद आई होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए टेक्नोशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे। नमस्ते।